नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात नालंदा की खबर की। नालंदा में भागन बिगहा के पास सड़क पर दूध से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद आसपास के लोग बर्तन लेकर दूध लेने के लिए इकट्ठे हो गए। तस्वीरें आप देखिए, दूर की नदियां यहां बहने लगी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे जिसके हाथ में जो मिल पड़ा वो उसे लेकर दूध लूटने पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शख्स पाइप और बाल्टी लेकर दूध निकालने के लिए पहुंचा है। बीच सड़क पर दूध से भरा टैंकर पलटने से सड़क पर दूध बहने लगा। काफी देर तक यहां पर जाम भी लगा रहा। तो टैंकर दूध से भरा हुआ था जो कि पलट गया और उसके बाद लोगों का जमावड़ा यहां पर लग गया। दूध लूटने की कोशिश में लोग जुट गए। जिसके पास जो भी था, बोतल, बर्तन, दूध उसमें भरकर लोग ले जाने लगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अभिषेक, आखिर ये दूध लेकर टैंकर कहां जा रहा था और कैसे ये पलट गया? जी, बता दो कि बख्तियारपुर की तरफ से बिहार से आ रही थी दूध का टैंक लॉरी, लेकिन अचानक वह नियंत्रित होकर और बीच बाजार में ही भागन बिगहा जो पड़ता है वहां पर पलट गई है। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे सबसे पहले तो ड्राइवर को बाहर निकाला। उसके बाद जो भी लोग हैं सभी लोग बर्तन लेकर दूध लूटने के लिए दौड़ पड़े। इतना ही नहीं, दूध लूटने के दौरान इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन नहीं करते हुए दिखे। साथ ही साथ यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं बहुत दिन से अगर दूध नहीं मिला होगा तो इनको दूध यहाँ पर मिल गया। अभिषेक, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और अगली खबर भोजपुर से है, जहां उद्वंत नगर के एक कोना में बिजली की तार की चपेट में आने से एक बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। बिजली मिस्त्री की मौत से गुस्साए लोगों ने सदर अस्पताल में हंगामा किया और फिर आरा पटना सड़क को धरारा के पास जाम कर दिया। मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे लोगों ने कुछ गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले। पुलिस ने लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस वालों पर भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थर लगने से सदर थाने के थानाध्यक्ष का सिर फट गया। वहीं कई पुलिस वालों को मामूली चोटें भी आई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 थानों की पुलिस मौके पर बुला ली गई। अधिकारियों ने बिजली विभाग से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया, तब जाकर यहां से जाम हटा। अभी स्थिति सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली मिस्त्री जो था ट्रांसफार्मर से ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा था और उसी समय बिजली का करंट उसको लग गया, इसी कारण उसकी गति हो गई और उसी कारण से सभी यहाँ जाके जाम किया था। और बिहार में आज से सरकारी कार्यालय खुल गए हैं। आज से कार्यालयों में सामान्य हो गया है कामकाज पूरी तरह से। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सभी स्तर के सरकारी कर्मी अब ऑफिस पहुंचेंगे और अपना काम करेंगे। जो टाइमिंग होगी वो हम आपको बता दें, सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक का जो वक्त है वो ऑफिस पहुंचने का समय है। वहीं शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक उन्हें ऑफिस में रहना होगा। तो सरकारी ऑफिस अब खोल दिए गए हैं बिहार में। 9:30 से 10 बजे तक पहुंचना होगा सरकारी कर्मियों को और उन्हें 5:30 से 6 बजे तक ऑफिस से निकलना होगा। हम आपको बताते हैं क्या है विशेष निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उन्हें पालन करना होगा कामकाज के दौरान। सामान्य दिनों की तरह कामकाज के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही क्या कुछ निर्देश दिए गए हम आपको बताते हैं। सभी स्तर के सरकारी कर्मी ऑफिस पहुंचेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उन्हें पालन करना होगा, जो बहुत जरूरी है इस वक्त में। सरकारी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसमें किसी एक रूम में बैठकर नहीं होगा। कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चूंकि कोरोना का कहर जारी है, प्रवेश के लिए अलग अलग गेट का प्रयोग किया जाएगा ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो एक जगह पर। कार्यालय में मेज कुर्सी नए तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। और संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। संजय, आज से सरकारी कार्यालय जो हैं वो खुल गए हैं और जो तमाम कर्मी हैं आज से ऑफिस जाने शुरू होंगे। इस वक्त 10 से ज्यादा वक्त हो चुका है, तो क्या सरकारी कर्मी ऑफिस पहुंच गए हैं और किस तरह से अरेंजमेंट की गई है? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, कोरोना को फैलने से रोकना भी है।
जी बिल्कुल श्रीराम, देखिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक एडवाइजरी और दिशा निर्देश जारी कर दिया है और एक तरीके का ये आदेश भी है कि अब सभी जो कर्मी हैं, सरकारी कर्मी, वो हर हाल में प्रतिदिन कार्यालय आएंगे, चाहे वो कर्मचारी हों या उनके पदाधिकारी हों। और जो टाइम फिक्स किया गया है 9:30 से 10 बजे के बीच किया गया है और कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए कई तरह के इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको मास्क पहनना है, लिफ्ट में 4 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, जो सचिवालय के अंदर या दूसरे ऑफिसेज हैं उसके अंदर जो आप बैठेंगे तो आमने सामने नहीं बैठेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग होगी, प्रायोरिटी इस बात को देनी है, कार्यालय में AC चलाने से बचना है। तो तमाम तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जारी किए गए हैं। हालांकि 10 बज चुके हैं, जो घड़ी है वो बता चुके हैं कि 10 अब बज चुके हैं, यानी 10 से ज़्यादा का वक्त हो चला है और ये वो वक्त है जब आपको हर हाल में अपने कार्यालय आ जाना चाहिए। 9:30 से 10 कहीं सचिवालय में भी है और शाम 5:30 से 6 बजे के बीच आपको यहाँ रहना है। अमूमन संजय, तो क्या सरकारी कर्मी ऑफिस पहुंचे हैं? आप विश्वेश्वरैया भवन के पास हैं, क्या कर्मी पहुंच गए हैं या फिर पहला दिन है तो अभी आने में उन्हें वक्त लगेगा? देखिए कई कर्मी तो पहुंचे हैं लेकिन आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, अभी भी कई कर्मी नहीं पहुंचे हैं और कई तरह की जो लापरवाहियां हैं वो दिख रही हैं यहाँ पर। जैसे सभी लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है और इसके अलावा जो लिफ्ट में जिस तरह के इंस्ट्रक्शन जारी किए गए, 6 फीट की दूरी होनी चाहिए एक दूसरे से अगर आप लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हो, तो तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन जारी तो कर दिए जाते हैं। लेकिन कोविड-19 से बचने के लिए खुद कर्मचारियों को आगे आना होगा और उन्हें इसको फॉलो करना होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी समझनी होगी, उसका निर्वहन करना होगा। संजय, वहाँ आसपास क्या कार्यालय से जुड़े कुछ लोग हैं जिनसे आप बातचीत कर सकें और इस बाबत कुछ जानकारी ले सकें कि आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों? जब एक सरकारी कर्मचारी इस तरह का रवैया दिखाएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। ये विश्वेश्वरैया भवन है, यहाँ पर फिलहाल आप देख रही होंगी जो गार्ड है वो लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और जो सैनिटाइजर है वो यूज़ कर रहे हैं जो गार्ड हैं। जो दूसरे लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। चूँकि कोविड-19 में यह पहला मौका है जब सारे कर्मचारी एक साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हें आज पहला दिन कार्यालय आना है। और जो ये लिफ्ट की तस्वीर है, ये देखिए लिफ्ट भी यहाँ पर है और कई ऐसे एम्प्लॉय हैं जो अभी कोविड-19 के साये में अब पहला दिन जो है उनको आना है यहाँ पर। और ये देखिए ये विश्वेश्वरैया भवन की लिफ्ट है और यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। कई लोग जो हैं अब ये देखिए आज पहला दिन है कोविड-19 के संरक्षण में आप लोग आ रहे हैं। जो फॉलो है कोविड-19 के लिए वो सारी चीज़ों की जानकारी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, सारा कुछ। तो आने वाले दिनों में ये आप लोगों के लिए स्टेप लिया गया कि कितना फॉलो करेंगे? फॉलो तो करना ही पड़ेगा और कोई तो रास्ता है नहीं। तो ये पहली दफा जब सारे एम्प्लॉय एक साथ आ रहे हैं आप लोग? नहीं, पहले तो अल्टरनेट आ रहे थे, वहाँ से देखिए कौन कौन आता है। आज से तो सारे लोगों का नाम कर दिया। हाँ, क्या नाम? अंशुल। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं उनको फॉलो किया जाएगा। लेकिन एक बात ये जरूर है कि ये भी जब पहुंचे हैं तो 10 बजे के बाद पहुंचे हैं, अभी आ रहे हैं। निश्चित रूप से अल्टरनेट डे में अभी तक आ रहे थे ये सभी कर्मचारी, लेकिन अब डेली आएंगे तो ऐसे में कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। संजय, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं कि लोग समझें इस बात को, खासतौर से कर्मचारी जिनके लिए अब ऑफिस खोल दिए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि नियमों का पालन करें ताकि कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। इधर कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रवासी मजदूरों के स्किल का उपयोग राज्य की अर्थव्यवस्था के हित में करना होगा। सीएम ने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम प्रधान योजनाओं का चयन किया जाए। यही नहीं, अगर जरूरत हो तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में बदलाव किया जाए। आवश्यकता हो तो इसके लिए प्रस्ताव तैयार करें और सरकार को बताएं कि नई इकाइयों की स्थापना के लिए क्या इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की। सासाराम से खबर, जहां प्रशासन प्रचार गाड़ी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है। दुकानदारों को भी प्रचार गाड़ी के जरिए दुकानों पर भीड़ नहीं लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों से यह भी अपील कर रहा है कि अगर बेहद जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकले। सासाराम की तस्वीर आप देखिए, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सभी दुकानें बंद रहेगी। किसी भी दुकान में प्रशासन के आदेश का पालन करने के लिए ये लोग जो है भीड़ भाड़ नहीं लगाएं। 5 आदमी से ज्यादा की भीड़ जो है किसी भी दुकान में नहीं रहनी चाहिए। और नहीं निकले बिना मास्क पहने हुए कोई भी नागरिक अगर घर से बाहर।
और खतरनाक कोरोना वायरस का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, लेकिन लापरवाही चरम पर है। 67 दिनों के लॉकडाउन के बाद कल से रेल रफ्तार भर रही है। सरकार की ओर से सुरक्षित सफर को लेकर दिशा निर्देश जारी हुए थे, लेकिन आज अनलॉक के दूसरे दिन ही रेलवे की ओर से घोर लापरवाही बरती जा रही है। लखीसराय स्टेशन पर पटना से खुलकर हावड़ा जाने वाली ट्रेन में चढ़े यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग तक नहीं की गई। रेलकर्मी व्यवस्था का रोना रो रहे हैं। अब जरा सोचिए कि रेलवे की ओर से बरती जा रही ये लापरवाही आम लोगों पर कितनी भारी पड़ सकती है, क्योंकि कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है। अभी भी इस बीमारी से बचने का एकमात्र साधन बचाव ही है। देखिए, कारण तो हम नहीं बता सकते। हम ऑलरेडी PWI का स्टाफ है, ठीक है। हमें PWI साहब डिप्यूट किया गया है, हम अपने ड्यूटी पे तैनात हैं, ठीक है। और हम अपने PWI साहब को भी सूचना इस बात को दे चुके हैं, तो बोले ठीक है तुम अपना ड्यूटी करो। हम यहाँ पे स्क्रीनिंग तो आप ही को करना था ना? जी नहीं, हमको स्क्रीनिंग नहीं करना था। और ट्रेनों के परिचालन के साथ ही पटना जंक्शन पर यात्रियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। रेलवे के कर्मचारी यहां अलर्ट हैं, वहीं यात्री भी जागरूक नजर आ रहे हैं। संवाददाता साकेत कुमार ने पटना जंक्शन का जायजा लिया है। पटना जंक्शन पे ये तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है कि किस तरह से जो यात्री हैं वो सोशल डिस्टेंस का उन्हें अनुपालन कराया जा रहा है। जो यात्री हैं सभी जो है वो मास्क पहन के आए हैं, और यहाँ पे जो है टीटी वो इन लोगों की टिकट जो है वो सोशल डिस्टेंस रखते हुए ही जांच कर रहे हैं, टिकट देख रहे हैं। ये बताइएगा, जब टिकट ले रहे थे तो कौन कौन सी बातें थी जिसको ध्यान में रखने के लिए उस पर था लिखा हुआ? उसमें सारे प्रोटोकॉल्स थे जो हमें प्रिकॉशन लेना है। सभी का अनुपालन आपने किया। जितने भी यात्री हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं पूरी तरह से जो है वो रेलवे के जो बताए गए गाइडलाइन है उसका अनुपालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टीटी हैं आर के कुमार, इनसे भी हम जानते हैं। ये बताइए सर कि सोशल डिस्टेंस समेत तमाम चीज़ों का तो आपके सामने हम लोग पूरा दूरी बनाकर चेक कर रहे हैं टिकट को प्रॉपर, और जो वेटिंग है उसको हम लोग जाने नहीं देंगे। यात्री जो है तमाम जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए सभी लोग को तो कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर तो पालन कर ही रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग आ रहे हैं। देख सकते हैं कि वृद्ध महिला है, ये भी जो है यहाँ आई है तो मास्क लगाई हुई हैं। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये लोग जो हैं अपनी यात्रा करने के लिए यहाँ आए हैं। तो जो बैग एंड बैग्स है उसको यहाँ पे पहले सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे तौर पे, और सैनिटाइज करने के बाद ही जो है उन्हें अंदर ले जाने की अनुमति है। तो पूरे तरह से यहाँ पे तमाम जो गाइडलाइन है रेलवे की उसका अनुपालन यहाँ किया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे देख सकते हैं कि हैंड सैनिटाइज भी यहाँ पे रखा गया है, हैंड सैनिटाइज मशीन भी यहाँ पे लगाया गया है। और पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पे इस तरह से जो तत्कालीन तौर पे जो है वो रेलवे कोच को लेकर के और जो ट्रेन का परिचालन हो रहा है उसकी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। तो ये एक व्यवस्था जो है वो रेलवे के द्वारा की गई है और बेहतर व्यवस्था कही जाएगी, और इसका अनुपालन भी जो है वो इस तरह से जो सजग यात्री हैं वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये तस्वीर सुकून देने वाली है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट आपने देखी, जो बता रहे थे कि पटना जंक्शन पर किस तरह से नियमों का पालन करवाया जा रहा है, क्योंकि लगातार यहां पर प्रशासन जो है स्ट्रिक्ट है। रेलवे की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि लोग कोरोना से बच सकें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवहर में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से पहल की जा रही है। कौशल विकास के तहत वैसे मजदूरों की पहचान की जा रही है जो अपने काम में दक्ष हैं। बोर्ड पर लिखकर समझाते ये हैं शिवहर के डीएम अवनीश कुमार सिंह। अवनीश कुमार सिंह क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मजदूरों को उन सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं जिससे मजदूर अब तक अनजान थे। यह पहल उन मजदूरों को रोजगार दिलाने को लेकर की जा रही है जो दूसरे राज्यों से लौटे हैं। ऐसे मजदूरों को चिन्हित किया जा रहा है जो अपने काम में दक्ष हैं। ऐसे मजदूरों का क्वारंटीन सेंटर में ही बैंक खाता खोला जा रहा है ताकि जॉब कार्ड बनाकर ऑन स्पॉट काम दिलाया जा सके। अब प्रशासन की पहल से ऐसे 600 मजदूरों को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। डीएम साहब बोले जो जिस काम जानते हैं वो काम भी मिलेगा। हम लोग तो सिलाई वाले हैं तो हम लोग को बोला मास्क का काम मिलेगा। तकरीबन 100 करोड़ की लागत से बनने वाले शिवहर के डैम निर्माण में भी 150 मजदूरों को जिला प्रशासन के प्रयास से रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
जिला प्रशासन ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को यह निर्देश दिया है कि स्थानीय मजदूरों को काम यहां सुनिश्चित कराया जाए। प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए मनरेगा को एक सशक्त हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। बाढ़ से बचाव का काम हो या फिर जल जीवन हरियाली जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट, सभी जगहों पर मजदूरों को काम दिलाने की कोशिश जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे भाई बंधु आए हैं इनको अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग इसको यहाँ पर अकोमोडेट कर सकें और इनको किसी प्रकार से वापस आने में कष्ट का अनुभव न हो। शिवहर में अब तक 15,000 प्रवासी मजदूर आ चुके हैं, जिनको रोजगार दिलाना जिला प्रशासन के लिए चुनौती है। देखना होगा जिला प्रशासन की पहल से कितनों को रोजगार मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए शिवहर से राकेश रंजन की रिपोर्ट। तो शिवहर जिला प्रशासन की ये पहल बेहद सराहनीय है। न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि निजी स्तर पर भी अब काम दिलाने की कोशिश प्रवासी मजदूरों को की जा रही है। इधर नौकरी से रिटायर होने पर सरकारी कर्मचारी को उनके साथी विदाई देते ही हैं, लेकिन कोतवाली थाने में सूबेदार पद पर तैनात जनार्दन शर्मा को जिस ढंग से विदाई दी गई वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 40 साल की नौकरी के बाद जनार्दन शर्मा रिटायर हुए तो उन्हें साथियों ने मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स देकर विदाई दी। कभी ऐसा आज तक सपना में भी नहीं देखे थे और न समझे थे कि हम विभाग से इस तरह से मेरे प्रतिष्ठा को ऊंच पद पर दिया जाएगा, ये हम सपनों में साकार नहीं किए थे। कितने वर्षों तक सेवा की आप? 40 साल तक सेवा। 40 साल तक। अभी कोरोना का दौर था। जी जी। उस दौरान भी आपने ड्यूटी की? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। किस तरह का अनुभव रहा उसका? हमको अनुभव हुआ कि नहीं, हमने जो भी ड्यूटी किया या जो भी अथी किया ईमानदारी के साथ किया और बहुत मेहनत के साथ, जैसे लगन के साथ किया और कोई वही साथी हमको नहीं लगा। इसी तौर पर 40 न्यूज़ 18 नेटवर्क पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के कामकाज का ब्यौरा रखा। साथ ही कोरोना, चीन से सीमा विवाद सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने अमित शाह से खास बातचीत की। सबसे पहले जनता कर्फ्यू, घंटी बजाओ, दिया जलाओ और कोरोना वॉरियर का सम्मान कर कर देश की जनता को एक साथ जोड़ने का काम किया और पूरा देश एक राष्ट्र, एक जन, एक मन के सूत्र के हिसाब से कोरोना के खिलाफ लड़ा है। सभी राज्य सरकार इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है और इसका परिणाम क्या निकला है? इसका परिणाम ये निकला है कि तुलनात्मक दृष्टि से विश्व के आंकड़ों को हम देखें तो हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। मोदी जी ने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है और हिम्मत के साथ देश की जनता का आह्वान किया है कि अर्थतंत्र को भी हम गति देंगे। ढेर सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है और मुझे भरोसा है देश की युवा शक्ति, श्रम शक्ति, संकल्प शक्ति और मोदी जी के नेतृत्व की ताकत पर कि ये देश आत्मविश्वास से भरपूर जगमग होकर आत्मनिर्भर बनकर एक चतुसूत्री आत्मनिर्भरता को हम वास्तविकता में बदल कर रहेंगे। अंत्योदय का एक यज्ञ नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, इसके अंदर नए जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कर कर एक और चीज जोड़ी। घर दिया था, बिजली दी थी, शौचालय दिया था, गैस दिया था, उनको बैंक अकाउंट दिया था और अब जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कर कर जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के 25 करोड़ घरों के अंदर शुद्ध पीने का पानी पाइप से देने की योजना लेकर आए हैं। राहुल जी, अकेली योजना अपने आप में 1 साल की उपलब्धि के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, एलएसी की सवाल को कोई राष्ट्र, कोई सार्वभौम राष्ट्र हल्के से नहीं ले सकता। अभी सेना के स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चालू है, मगर मैं एक बात आपको कह देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सीमाओं और हमारे सार्वभौमत्व के साथ एक किंचित मात्र भी समझौता नहीं करेगी। हम इसके रक्षा के लिए अडिग खड़े रहेंगे। कश्मीर की हालत एकदम ठीक है। 2014 से लेकर 2020 तक और 370 निरस्त करने के बाद भी
आतंकवाद के आंकड़े देखिए, 90 से आज तक सबसे कम आतंकवाद के आंकड़े हैं। और इसके पहले भी श्री राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, कश्मीर के अंदर भारत सरकार ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और आतंकवाद को कंट्रोल में लिया था, और आज भी है। मैं कश्मीर की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उग्रवाद से, आतंकवाद से कश्मीरी बच्चों को मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ही कर सकती है। तो अमित शाह साफ साफ ये कहते हुए कि किस तरीके से भारत सरकार ने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कोरोना पर की है। इधर अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने और पीएम के विशेष पैकेज को लेकर बीजेपी अब जश्न मनाने जा रही है। वर्चुअल तरीके से होने वाले इस जश्न को विपक्ष राजनीतिक चाल बता रहा है। कोरोना काल में बीजेपी जश्न मनाने जा रही है। जी हां, सही सुना आपने। केंद्र में बीजेपी ने दूसरे कार्यकाल में अपने 1 साल पूरे कर लिए हैं। एक खुशी ये और दूसरी ये कि पीएम ने विशेष पैकेज का ऐलान किया है। इन दोनों खुशियों को बीजेपी वर्चुअल जश्न के जरिए सेलिब्रेट करेगी। इस जश्न में बीजेपी बिहार और यूपी में कई बड़ी वर्चुअल रैली करने जा रही है। इन रैलियों को पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। बिल्कुल, बिहार में वर्चुअल रैली होगी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 9 तारीख को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार को संबोधित करेंगे। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 1 लाख लोग उनका संबोधन डिजिटल माध्यम से सुने। बड़ी रैली 2 होगी और सभी 243 विधानसभाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रैली होगी। लगभग एक जिले में 20-20, 25-25 जगह हम लोग ऐसा प्लान करेंगे कि जो लोग आकर के बैठेंगे और पूरी शारीरिक दूरी बना करके बैठेंगे। तो हाथ में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो अपने मोबाइल को लेकर के बैठेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से वो पूरे भारत सरकार की योजना को जानेंगे। वहीं जश्न और वर्चुअल रैली को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष की माने तो देश में लोग कोरोना से मर रहे हैं और बीजेपी इसे लेकर राजनीतिक चाल चल रही है। वही जानकार इससे बीजेपी को चुनाव में फायदा मिलने की बात कह रहे हैं। जो 80 लोग सड़कों पर एक्सीडेंट के शिकार हो गए पैदल चलते हुए, जिनकी मौत हो गई, जिनकी मौत ट्रेन में अपने राज्य वापसी में मौत हो गई, कोरोना से अब तक बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। आखिर ये किसकी जश्न मनाना चाहते हैं, किस उपलक्ष्य में जश्न मनाना चाहते हैं? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में पथभ्रष्ट हो चुकी है। वो जश्न भी आप कह सकते हैं, जश्न भी है, लेकिन इसमें इसी में हमको जीने का अंदाज सीखना होगा, तलाशना होगा। तो इसी तलाशने की यह तैयारी भी है एक, और ये बहुत बड़ी बात है प्रधानमंत्री के लिए, हिंदुस्तान के लिए कि देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक निर्णय जो कदम उठाया है वह जनता के बीच तक, आम आवाम तक जाए। यूपी में 6, बिहार में 2 बड़ी और 243 विधानसभा में छोटी रैली के मायने बेहद खास हैं। इन दोनों राज्यों में लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि इन पर फोकस कराने वाले चुनाव में बीजेपी इसके जरिए बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी है। प्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।